हेलो मेरे प्यारे बच्चा लोग, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है अर्जुन सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3, एक नया चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज है उसका लेक्चर नंबर 1। यह चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका जो स्कूल एग्जामिनेशन होगा वहाँ पर भी इस चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे और ओलंपियाड एग्जाम में भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एटलीस्ट 2 से 3। ये चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो जो फॉर्मूला सब आप देखते हो ना बुक में लिखा हुआ, रिएक्शन सब लिखा हुआ, तो उसमें वो फॉर्मूला आता कहाँ से है, तो वो इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। जैसे आप मैग्नीशियम ऑक्साइड, वाटर, इस सब का फॉर्मूला बना कैसे, वाटर को आप H2O ही क्यों लिखते हो, मैग्नीशियम ऑक्साइड को आप MgO ही क्यों लिखते हो, वो सब आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जो बोलते हैं आप, तो H2SO4 ही क्यों लिखते हैं, सिर्फ आप HSO4 ही क्यों नहीं लिख देते, वो लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। तो H2SO4 क्यों होता है, वो सब आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। आज हम लोग वो टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे 2 इंपॉर्टेंट लॉ। पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये आज का जो लेक्चर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और बहुत आसान लेक्चर है, बस 2 चीज समझ जाइएगा कि ये लॉ क्या होता है और ये लॉ क्या होता है, तो इसका क्वेश्चन आप खुद ही बना लीजिएगा, ठीक है। इससे जनरली क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। सभी लोग कॉपी निकालिए, नया चैप्टर है और कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए एटम एंड मॉलिक्यूल्स। क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3। बाहर जो बहुत ज्यादा नॉइज हो रहा है चलिए, इस चैप्टर में आपको डिस्कस क्या चीज करना है, क्या क्या पढ़ना है। आपको एक चीज अभी तक पता होगा, जब 2 एटम को हम लोग मिला देते हैं तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। जैसे मान लीजिए ये है आपका एटम ए, इसका दोस्ती करवा दीजिए एटम बी के साथ, तो एक मॉलिक्यूल बना देगा ए बी, ये सबको पता होगा। तो ये मॉलिक्यूल बना कैसे, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ आपको लॉ पढ़ना है इस चैप्टर में। क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में आपको बहुत सारा लॉ के बारे में पढ़ना है। जनरली 2 ही लॉ पढ़ना, बहुत सारा नहीं। इसके बाद आप क्लास 11th में जब जाएंगे तो 4 और लॉ पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री में, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। आज आपको क्या पढ़ना है, कुछ लॉ पढ़ना है, 2 ही लॉ पढ़ना है। वो लॉ क्या बताएगा, विच इंडिकेट हाउ एटम कॉम्बाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। ये लॉ क्या इंडिकेट करेगा, विच इंडिकेट्स how atoms combine to form molecule। ये जो 2 एटम आप देख रहे हो, ये दोनों कंबाइन करके कैसे मॉलिक्यूल बनाता है, उस लॉ के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़ना है, वेरियस लॉ विच इंडिकेट हाउ एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। 2 लॉ है, कौन कौन लॉ है। सबसे पहला लॉ जो आपको पढ़ना है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या होता है लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, यह है इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, क्या पढ़ना है वो बता दिया आपको। और सेकेंड नंबर पर पढ़ना है आपको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये 2 टॉपिक आपको मेनली इस चैप्टर में पढ़ना है। और इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, जो भी आप एलिमेंट है, जो भी कंपाउंड है, उसका सिंबल वगैरह आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है, सिंबल्स पढ़ना है, उसका फॉर्मूला कैसे बन रहा है। जैसे आप H2SO4 को H2SO4 ही क्यों बोलते हो, HSO4 क्यों नहीं बोल देते, वो सब आपको पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है, सिंबल और फॉर्मूला पढ़ना है, कोई एटम्स का पढ़ना है, इवन मॉलिक्यूल्स का भी पढ़ना है। तो ये सब आपका क्या है इस चैप्टर में पढ़ना है। एक मैं ओवरव्यू दे दिया ऊपर ऊपर से आपको। चलिए आज के इस लेक्चर को आप शुरू करते हैं। इसको लिख लीजिए, अगर आपकी इच्छा है तो, नहीं मन है तो नहीं भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख लीजिए ताकि अच्छा लगे देखने में।
चलिए अब आपको हेडिंग डालना है कॉपी में, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या डालना है कॉपी में? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। समझ में आ रहा है? कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हो रहा है? कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज कॉम्बाइन हो रहा है, इससे यही पता लग रहा है। कॉम्बाइन हो रहा है दैट मीन्स कोई भी चीज मिल रहा है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं पानी है, पानी है तो पानी बनता कैसे है? तो वो बनता है H2 प्लस O2 से। ठीक है, H2 हमेशा आप मॉलिक्यूल ही लिखिएगा। क्या लिखिएगा? उसका मॉलिक्यूल्स वाला फॉर्म ही लिखिएगा। ठीक है, जो मॉलिक्यूल वाला फॉर्म होता है वही लिखिएगा एलिमेंट्स का। ठीक है, ये भी देखिए ये किस फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है वही लिखिएगा। नेचर में ऑक्सीजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? O2O फॉर्म में नहीं। ठीक है, नेचर में हाइड्रोजन H2 फॉर्म में, तो इसलिए हम लोग H2 लिखे। और ठीक है, और पानी ये बनाता है। ये रिएक्शन ऐसा ही हम लोग क्यों लिखते हैं वो भी आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, और इसके बारे में थोड़ा ज्यादा आपको पढ़ना क्लास 10 में, रिएक्शन सब। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में, क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1। आई होप आप देखे होइएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर कुछ समझ में आ रहा होगा। ये क्या है? हाइड्रोजन आपका एक एलिमेंट हो गया, ऑक्सीजन भी आपका एक एलिमेंट हो गया। ये दोनों मिलकर क्या बना रहा है? कंपाउंड। ठीक है, दो चीज मिलकर कंपाउंड बना रहा है, तो यही है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। दो केमिकल क्या हो रहा है? आपस में कंबाइन कर रहा है और एक नया चीज बना रहा है जो है कंपाउंड। ठीक है, जो भी चीज रिएक्शन के लेफ्ट में लिखा रहेगा, जैसे आप ये खड़ा है तो ये लेफ्ट साइड है। ठीक है, और आप खड़ा है तो ये कौन साइड हो गया? राइट साइड हो गया। ठीक है, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट। समझ में आ रहा है? तो जो भी चीज लेफ्ट साइड में लिखा रहेगा उसको हम रिएक्टेंट बोल देते हैं। क्या बोलते हैं लेफ्ट साइड वाले को? रिएक्टेंट। और जो भी आपका राइट साइड में लिखा रहेगा इसको हम बोल देते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? यहाँ पर आपका रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट क्या है? आपका पानी H2O। H2O क्या है? आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, बुक में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का एक डेफिनेशन लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? व्हेन एवर रिएक्टेंट रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म द प्रोडक्ट। क्या लिखा रहता है? यहीं पर लिख देता हूं, व्हेन एवर रिएक्टेंट, रुक जाइए हट जाता हूं, रिएक्टेंट्स रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म प्रोडक्ट। चलिए इसको पहले पढ़िए एक बार। व्हेन एवर, जब भी कभी रिएक्टेंट रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म प्रोडक्ट, रिएक्टेंट रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म प्रोडक्ट, व्हेन एवर रिएक्टेंट रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म प्रोडक्ट, या द एलिमेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए कंपाउंड, या एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ कंपाउंड। ध्यान से देखिए, व्हेन एलिमेंट कंबाइन, दोनों मिल रहा है, व्हेन या एलिमेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए कंपाउंड, दोनों एलिमेंट मिलकर क्या बना रहा है? कंपाउंड। व्हेन एवर रिएक्टेंट रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म द प्रोडक्ट, या एलिमेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए कंपाउंड, दे डू दिस अकॉर्डिंग टू सर्टेन लॉ। ये जो जुड़ेगा ना, दे डू सो अकॉर्डिंग टू सर्टेन लॉ, ये जो जुड़ेगा ना वो कुछ लॉ के अनुसार जुड़ेगा। ठीक है, दे डू दिस अकॉर्डिंग टू सर्टेन लॉ, दे डू दिस अकॉर्डिंग टू सर्टेन लॉ, वो कुछ निश्चित लॉ के अनुसार जुड़ेगा। ये नहीं कि मिलकर कुछ से कुछ बना देगा, वो नहीं, वो हमेशा एक ही चीज बनाएगा। इसका कुछ लॉ है, उस लॉ के बारे में आपको पढ़ना है। उसी लॉ को बोला जाता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। दीज लॉ आर नोन एज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लिख देता हूं यहां पर, दीज लॉज आर नोन एज केमिकल कॉम्बिनेशन, नोन एज केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्या मैं आपको बताया? डेफिनेशन समझिए, ये आपके स्कूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।
Whenever reactant react together to form product, या the element combine together to form a compound, they do according to certain law. ये कुछ निश्चित लॉ के अनुसार जुड़ेगा, उसी लॉ को बोला जाता है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, आपको क्या पढ़ना है? दो इंपॉर्टेंट लॉ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आपको अभी दो इंपॉर्टेंट लॉ के बारे में पढ़ना है। 1 मिनट रुक जाइए, चेक कर लूं मैं, सही है। चलिए, इसमें आपको दो इंपॉर्टेंट लॉ के बारे में पढ़ना है। 2 इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन का दो इंपॉर्टेंट लॉ के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, पहला लॉ है आपका जो मैं आपको बताया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, दूसरा लॉ है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसका एक और नाम होता है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन भी हम लोग बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं वो आपको बाद में पता लगेगा। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। ठीक है, सबसे पहले अब हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। ठीक है, इनको दिए थे एंटोनी लावॉइजियर, जो कि फादर ऑफ केमिस्ट्री है। बेसिक्स ऑफ साइंस वाले लेक्चर में मैं आपको बताया था, फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लावॉइजियर, राइट। चलिए, इसको पूरा छाप लीजिए, अच्छे से छाप लिए। स्क्रीनशॉट नहीं लेना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लोगे तो क्या होगा, कुछ दिन बाद वो स्क्रीनशॉट डिलीट हो जाएगा और पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। उससे बेहतर है साथ साथ लिखते चलिए। ठीक है, नोट्स बनाते चलिए। नोट्स अभी आपको नहीं मिल पाएगा। कुछ लोग बोल रहे थे नोट्स के लिए, तो नोट्स के लिए मुझे अभी वेबसाइट बनवाना पड़ेगा, तो थोड़ा उसमें अभी टाइम लगेगा। ठीक है, कुछ कारणवश नहीं बन पाता है। तो अभी सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपको फिर से हेडिंग लगाना, ये नहीं कि पूरा एकदम काट कूट कर उसी में सेट कर दिए, वो नहीं। ठीक है, आपको नया हेडिंग लगाना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका एक और नाम होता है लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। क्या होता है? लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब वो हम आपको बताते हैं। चलिए, इस लॉ में बोला गया मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। क्या कहा गया, इसको समझिए पहले। ठीक है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed during a chemical reaction। क्या कहा गया, केमिकल रिएक्शन के दौरान ना आप मास बना सकते हो, ना आप मास डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इसको थोड़ा समझिए ध्यान से, पहले इस रिएक्शन को समझिए, तब आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा। ये लॉ क्या कहता है, ये जो आपका रिएक्टेंट है इसका मास को जब आप सम कर दोगे वो आपका प्रोडक्ट के मास के सम के बराबर होगा। क्या बताया ये लॉ, क्या कहता है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। क्या कहा ये लॉ, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, इस लॉ को आप फिर से पढ़िए। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं अभी आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो और ज्यादा आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन करवाऊंगा तब। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, मतलब आप मास को बना नहीं सकते हो। जो रिएक्टेंट का मास रहेगा इस दोनों का सम, उतना ही मास ऑफ प्रोडक्ट भी आएगा। जैसे मान लेते इसका वेट है 56 ग्राम, इसका 44, तो टोटल मिलके क्या हो जाएगा 100 ग्राम।
ठीक है, इससे रिलेटेड मैं अभी क्वेश्चन भी आपसे करवाऊंगा। ठीक है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। जैसे मान लेते हैं, ऐसा होगा नहीं, मान लेते हैं इधर कुछ भी रहा 50 ग्राम, इधर 50 ग्राम है, तो दोनों जुड़ के ही प्रोडक्ट बनेगा। उधर वाले का वेट क्या हो जाएगा, 100 ग्राम हो जाएगा। यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसीलिए इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। मतलब आप मैटर को डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, मतलब कि उसका मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होगा, यह इस लॉ का कहना है। देयर इज नो चेंज इन मास ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ये लॉ क्या कहता है, देयर इज नो चेंज इन मास ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा उसके दौरान क्या होगा, कोई भी मास में चेंजिंग नहीं आएगा। आर एक्शन क्या है, रिएक्शन, शॉर्ट में लिखते हैं उसको हम लोग। ठीक है, अब कई लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा, इसका प्रूफ दीजिए भाई। कोई भी चीज मैं आपको बताऊंगा उसका प्रूफ जरूर दूंगा। चलिए इसका मैं प्रूफ देता हूं आपको, कैसे नहीं होगा। चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग करके देखते हैं, उससे आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ भाई ये लॉ सही है। अगर एग्जाम्पल में गड़बड़ी हुआ तब आपको ये लगेगा कि लॉ गड़बड़ है। अगर मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल हो गया तब आप मान लेना कि ये लॉ सही है। चलिए इसका एक क्वेश्चन देते हैं। इफ 4 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, रुक जाइए, इफ 4 ग्राम ऑफ, आपको अभी ये नहीं आ रहा होगा सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, बट जब ये चैप्टर खत्म होगा तब आपको आ जाएगा। इफ 4 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ, रुक जाइए, रिएक्ट्स विथ, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, 10 ग्राम ऑफ HCl, 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 10 ग्राम 4 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को आपको रिएक्ट कराना है 10 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, चलिए लिख देते हैं, इट रिजल्ट्स इन द, क्वेश्चन लिखिए पहले, फॉर्मेशन ऑफ, क्या क्या निकलेगा, सबसे पहले इससे CO2 गैस निकलेगा, 2.5 ग्राम ऑफ CO2, क्या निकलेगा, 2.5 ग्राम ऑफ CO2। CO2 क्या होता है सबको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एंड 11.5 ग्राम ऑफ NaCl सॉल्यूशन। और क्या निकलेगा, एंड 11.5 ग्राम ऑफ NaCl सॉल्यूशन। और क्या निकलेगा, 11.5 ग्राम NaCl सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, सो दैट दिस रिजल्ट आर इन द अकॉर्डेंस विथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपको क्या बताना है, सो दैट दे फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपको ये बताना है कि ये जो रिएक्शन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। ये क्वेश्चन आपके बुक में जरूर होगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको रब कर देता हूं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है सबको पता है, क्या होता है बताइए, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, लिख लेते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट के इक्वल आ गया मतलब ये क्वेश्चन आपका सही है। ठीक है, और लॉ भी सही है। अगर नहीं इक्वल आया मतलब समझिए लॉ में कुछ गड़बड़ी है। चलिए पढ़िए, इफ 4 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट कितना लिया गया है बताइए, सोडियम कार्बोनेट लिया गया है 4 ग्राम। इफ 4 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या चीज के साथ मिक्स हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अभी आपको इसका फॉर्मूला नहीं आता होगा, HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, अगर मन है तो आप याद भी कर सकते हैं HCl। ठीक है, ठीक है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना है, विद द 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आगे क्वेश्चन पढ़िए, इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ CO2। उससे क्या बन रहा है, CO2 कितना बन रहा है, 2.5 ग्राम। CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कोई ऐसा है जिसको नहीं पता है। और क्या बन रहा है, 2.5 ग्राम ऑफ CO2 एंड क्या बन रहा है, 11.5 ग्राम ऑफ NaCl। NaCl कितना बन रहा है, 11.5 ग्राम। समझ में आ गया, 11.5 ग्राम।
अब आपको कह रहा है सो डेट दे फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आप मास ऑफ पहले रिएक्टेंट को जोड़िए, आप सबसे पहले रिएक्टेंस का मास को जोड़िए, कितना आएगा जोड़िए तो, ये क्या है दोनों आपका रिएक्टेंट है। चलिए अब हम लोग जोड़ कर देखते हैं, अगर दोनों इक्वल आ गया तो सही है, अगर नहीं आया गड़बड़ है। चलिए मास ऑफ रिएक्टेंट, ये रिएक्शन लेबोरेटरी में किया गया होगा पहले, ठीक है, ठीक है, 14 ग्राम आएगा। जब आप 4 ग्राम सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाएंगे, जब मास ऑफ रिएक्टेंट को जोड़ेंगे कितना आएगा 14 ग्राम। अब मास ऑफ प्रोडक्ट को आप जोड़िए, ये दोनों क्या है आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, मास ऑफ प्रोडक्ट कितना होगा 2.5 ग्राम प्लस 11.5 ग्राम, कितना आएगा जोड़िए तो 5 5 10 कैरी 1, 11 और 2 13, कैरी 1 जोड़ दीजिए 14, 14.0, जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, 14 ग्राम। देखिए मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल आ गया, क्या हुआ मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, आ गया ना। इससे आप क्या कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ सही है। देखिए ये प्रूव हो गया, मास ऑफ रिएक्टेंट आ गया मास ऑफ प्रोडक्ट के, मतलब ये अब सही है, सो दैट दे फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हो गया मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल। अब ये क्या हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है, मतलब कि ये लॉ अब आपका सही है। एग्जाम्पल से भी मैं आपको दिखा दिया, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। चलिए इसको जल्दी से छाप लीजिए, तो इसको जल्दी से छाप लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन करवा देता हूं, तब आपको और ज्यादा संतुष्टि मिल जाएगा कि ये लॉ सही है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा एक ही क्वेश्चन किया कैसे मान ले सही है, एक और कर लीजिए। चलिए करा देता हूं एक और क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन में बहुत मजा आएगा, ठीक है। जितना बड़ा ये क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन देखकर ही सब डर जाता है, सॉल्यूशन इसका बहुत छोटा होता है, समझे, बहुत ज्यादा छोटा। आपको बस अगर ओलंपियाड का जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग बस प्रैक्टिस कर लेंगे और कुछ नहीं करना है, ये सब गंदा हो चुका है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, क्या करना है आपको, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले साथ साथ लिखते भी चलता हूं, कैल्शियम कार्बोनेट को आपको क्या करना है, हीट करना है। हीट के लिए ना हम लोग एक ट्रायंगल टाइप का बना देते हैं, इसको डेल्टा पढ़ते हैं, मतलब हीट कर रहे हैं, डेल्टा पढ़ते हैं, ठीक है। तो व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, ठीक है, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिख लीजिए CaCO3, याद रखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इज हीटेड, ए केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड, तब क्या होगा, ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस टू फॉर्म, क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। CaO क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या बनाएगा, एंड CO2 भी बना देगा, क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या हुआ। चलिए लिखते ही चलते हम लोग, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, हीट कर दिए, ए केमिकल रिएक्शन हैज टेक्स प्लेस टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड, क्या बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड, एंड CO2, और क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है, यही आपका रिएक्शन है, ठीक है। इट हैज बीन फाउंड दैट, क्या पाया गया वो देखिए, इट हैज बीन फाउंड दैट 100 ग्राम को हीट करना है, कितना को हीट करना है, 100 ग्राम को। इफ 100 ग्राम ऑफ CaCO3 इज डिकम्पोज, क्या है, CaCO3 इज डिकम्पोज
डिकम्पोज कंप्लीटली। ठीक है, मतलब क्वेश्चन देखिए एकदम समझते जाइए साथ साथ में पढ़कर। ठीक है, कितना CaCO3 लिया गया आपका 100 ग्राम। पढ़िए अब। ठीक है, इट हैज बीन फाउंड दैट इफ 100 ग्राम ऑफ CaCO3 इज डिकम्पोज कंप्लीटली, 100 ग्राम CaCO3 को आप बर्बाद कर दिए कंप्लीटली। साथ साथ हम बता रहे हैं आपको। इफ 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, क्या है, इफ 56 ग्राम of calcium oxide, 56 gram of calcium oxide and 44 gram of CO2 form। CO2 कितना बन गया, 44 ग्राम बन गया and 44 gram of CO2 are formed, so that these result they result follow law of conservation of mass। आपको ये बता देना, शो करना है, shows that these reaction follows laws of conservation of mass। ठीक है, आपको ये बताना है कि ये रिएक्शन फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, साथ साथ में मैं आपको बता दिया, ऐसे ही करके आपको सॉल्यूशन लिखना है। एक लाइन क्वेश्चन पढ़ना, उसका सॉल्यूशन सबसे पहले आपको समझ के लिख देना है साथ साथ में, जैसे मैं लिख रहा था वैसे लिखना है आपको। ठीक है, चलिए अब पढ़िए। तो व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड ए केमिकल रिएक्शन हैज टू बी टेक्स प्लेस। अब आप सॉल्व करके देखिए तो आपको आ रहा है, हालांकि मैं तो बोर्ड पर ही बना दिया। ठीक है, जो था क्वेश्चन में मेन वो तो लिख ही दिया। बताइए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये फॉलो करेगा, आराम से करेगा। चलिए करके देखिए, या नहीं करेगा, देखिए ना भाई। चलिए, ये क्या हो गया इधर आपका, ये हो गया आपका रिएक्टेंट। आपको मैं क्या बताया था, रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगा। किस साइड में, लेफ्ट साइड वाला रिएक्टेंट। ये क्या हो गया आपका, प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये प्रोडक्ट हो गया, जो कम रहेगा वो प्रोडक्ट नहीं। जो लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट, जो राइट साइड में, वो है आपका प्रोडक्ट। ठीक है, क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीट टू फॉर्म CaO and CO2 it has been found that 100 gram of CO2 is completely decomposed if 56 gram of CaO and 44 gram of CO2 are formed। CO2 are formed। ठीक है, आपको क्या शो करना है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। सम कर दीजिए। ठीक है, मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है बताइए, मास ऑफ रिएक्टेंट 100 ग्राम। चलिए बताइए तो मास ऑफ प्रोडक्ट कितना है, सम करके बताइए। प्रोडक्ट एक है 56 ग्राम, एक क्या है 44 ग्राम। दोनों को जोड़िएगा क्या आएगा, 100 ग्राम। आपको समझ में आ गया होगा, मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल हो गया। क्या हो गया, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। इससे आप ये कह सकते हैं कि ये लॉ फॉलो करता है। ठीक है, सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगले लॉ पर बढ़ते हैं। इस लॉ से रिलेटेड भी अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, छाप लीजिए इसको। इस लॉ को दिया किसने था, एंटोनी लावॉइजियर ने। ठीक है, किसने दिया था बता देता हूं, रिवीजन एक बार करवा दूंगा। गाड़ी का आवाज भी जाता होगा, थोड़ा बहुत आपको डिस्टर्ब भी करता होगा। बारिश की वजह से तो लाइट ही गायब रहता है हमेशा। अभी लाइट बहुत दिन पर है, वो भी कट नहीं रहा, वो भी बहुत बड़ी बात है। लाइट चला जाएगा, वीडियो यहीं पर रुक जाएगा। चलिए अब है सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ से पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ कहता क्या है, सबसे पहले ये बताइए।
सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, जो रिएक्टेंट का मास है वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है। इस लॉ को दिया किसने? ठीक है, इस लॉ को दिया था किसने? एंटोनी लावॉइजियर। ये कौन है एंटोनी लावॉइजियर? फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, एंटोनी लावॉइजियर कौन है ये? इनका नाम जरूर याद रखिएगा, ये फादर है केमिस्ट्री के, फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब आता है सेकेंड लॉ, वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसका नाम और होता है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन भी। क्यों बोलते हैं वो आपको थोड़ी देर में पता लगेगा। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, इस लॉ को दिए थे जोसेफ प्रोस्ट। दिस लॉ वाज गिवन बाय जोसेफ प्रोस्ट। किसने दिया था इस लॉ को? जोसेफ प्रोस्ट ने दिया था। ये लॉ कहता क्या है पहले लिख लेते हैं। अ प्योर केमिकल कंपाउंड, ए प्योर केमिकल कंपाउंड, इस लॉ को एकदम ध्यान से देखिएगा। अ प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट। क्या है? ए प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट। ए प्योर केमिकल कंपाउंड always consist of the same element, they that are combined together in a fixed proportion of mass। क्या है? that are combined together in the fixed proportion of mass, जो कि fixed proportion of mass में कंबाइन करेगा। इस लॉ को पहले एक बार पढ़ के खुद से समझने का कोशिश कीजिए। ए प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट दैट आर कंबाइंड टुगेदर इन ए फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ मास। फिक्स या इसको कह दीजिए डेफिनिट। फिक्स या डेफिनिट आपके बुक में दोनों लिखा मिलेगा, डेफिनिट। A pure chemical compound always consists of the same element that are combined together in a fixed proportion of mass। चलिए इसको समझने का पहले हम लोग कोशिश करते हैं। छाप लिए थे? नहीं छापे थे तो लिख लीजिए, फिर से लिख लीजिएगा ताकि याद हो जाए आपको। चलिए, ये लॉ कहता क्या है? दो एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, पानी का ले लेते हैं, वाटर का। सबसे पहला एग्जाम्पल, चलिए वाटर। आपको एक चीज याद होगा, वाटर का जो मास होता है कितना होता है? 1। ठीक है, कितना होता है? 1। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। अगर नहीं पता है तो इसको याद रखिए। ठीक है, आगे हम आपको पढ़ाएंगे इस चैप्टर में 1 और 16। चलिए, अब आपको बताना है इसमें हाइड्रोजन है कितना? 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, कितना हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। तो इसको आप क्या लिख दीजिए? 1 × 2। हाइड्रोजन का मास कितना है? 1। ये क्या है आपका? हाइड्रोजन का मास। और ये क्या है आपका? नंबर ऑफ हाइड्रोजन। क्या है ये? सेकेंड वाला क्या है आपका? नंबर ऑफ हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन है? 2। मास ऑफ हाइड्रोजन 1 और नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2। ठीक है, इसका जो प्रोपोर्शन होगा वो ना हाइड्रोजन इंटू इसका जो प्रोपोर्शन होगा इज टू 16 × 1। 16 क्या है? ऑक्सीजन का मास। दिख रहा है? ये क्या है? ऑक्सीजन का मास। और ऑक्सीजन का नंबर कितना है? 1 है। तो ये क्या है आपका? नंबर ऑफ ऑक्सीजन। अब इसको समझने का थोड़ा कोशिश कीजिए। ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को 1 × 2 रेशियो क्या है? 16:1। ठीक है, इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या आएगा? 2:16। काटिएगा क्या आएगा? 1:8। 2 से कट जाएगा। ठीक है, कटेगा ना भाई? 2/60, 2 × 1 = 2, 8 × 2 = 16।
क्या आएगा 1/8। पढ़े हो ना, इतना आता है मैथ, बेसिक मैथ है भाई। ठीक है, तो क्या आया 1:8। ठीक है, पानी जो है आपका H2O, उसका रेशियो जो होगा हमेशा 1:8 होगा, हमेशा वो कांस्टेंट होगा। रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन क्या है, रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8। मास ऑफ हाइड्रोजन इज टू मास ऑफ ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा हमेशा 1:8 होगा। चाहे आप पानी कहीं का भी ले लीजिए, पानी का सोर्स कहीं भी हो, चाहे आप पानी उठाइए समुद्र से, कहां से उठाइए, सी से उठाइए, नदी से उठाइए, ठीक है, नाला का पानी भी उठा लीजिए, ठीक है, झील का पानी उठाइए, नाला वाला पानी ले लीजिए, सब में जो रेशियो होगा कितना होगा, 1:8 ही होगा, 1:8। कितना रेशियो होगा, 1:8। क्या हम आपको बताएं, मास ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, 1 होगा, 2 हाइड्रोजन है तो 1 × 2 क्या होगा, 2 होगा। मास ऑफ ऑक्सीजन क्या है, 16 है तो 16। दोनों को हम लोग सिंप्लीफाई किए तो 1:8 आया। तो हाइड्रोजन मतलब पानी आप कहीं से ले लीजिए तो रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, 1:8 होगा। सोर्स कहीं से भी हो सकता है, सी, रिवर, लेक, नाला, जहां से मन है वहां से उठाइए, बगल में जो नाला वगैरह चल रहा है वहां से उठा लीजिए, नल जो टंकी आपके छत पर रखा हुआ वहां से उठाइए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा 1:8 ही होगा। अब पढ़िए डेफिनेशन, ए प्योर केमिकल कंपाउंड, ये सब क्या है, वाटर क्या है, प्योर केमिकल कंपाउंड है। ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट, हमेशा उसमें सेम ही एलिमेंट पाया जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दैट आर कॉम्बाइंड टुगेदर इन ए फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ मास, सब में क्या है, डेफिनिट प्रोपोर्शन है मास का, फिक्स प्रोपोर्शन है, कितना प्रोपोर्शन है, 1:8, which are combined together in a fixed proportion of mass। फिर से पढ़िए, a pure chemical compound always consists of the same element है that are combined together in a fixed proportion of mass। फिक्स का मतलब डेफिनिट, एक फिक्स प्रोपोर्शन, इसीलिए हम इसको बोल दिए लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, या इसीलिए हम लोग बोल दिए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। डेफिनिट का मतलब कांस्टेंट भी होता है, ठीक है, मतलब सबका क्या होगा, प्रोपोर्शन हमेशा सेम ही होगा। समझ में आ गया। एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आया। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर पानी लिया गया 9 ग्राम, कितना पानी लिया गया, 9 ग्राम, तो इसमें हाइड्रोजन कितना होगा बताइए, 1 ग्राम, और ऑक्सीजन कितना होगा, हमेशा 8 ग्राम। 1:8 के रेशियो में रहेगा, कितना, 1:8 के रेशियो में। 9 ग्राम लिया गया तो 1:8 के रेशियो में, 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन। समझ में आ गया। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, तो जो भी आपका डाउट होगा वो सब क्लियर हो जाएगा। वो एग्जाम्पल है आपका CO2 का, CO2 का। बताइए बताइए, कार्बन का मास सबको पता है क्या होता है, 12 होता है। कार्बन का कितना होता है, 12। ऑक्सीजन का लिखा हुआ है 16। इसको याद कर लीजिएगा, हम आपको याद करवाएंगे बाद में, बट अभी भी थोड़ा सा याद कर लीजिए। कार्बन का मास कितना होगा, 12। ऑक्सीजन का कितना होगा, 16 × 2 = 32। ठीक है, एक ऑक्सीजन का 16, 2 का 32। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब रेशियो को देखिए तो 12:32 क्या है, 12:32। अब इसको काटिए, काटिए क्या आता है, देखिए काट दिए, 3:8। क्या रेशियो आएगा, 3:8 रेशियो आ गया। समझ में आ रहा है ना भाई, क्या होगा देखो ना यार, 3 4 जा 12, 8 4 जा 32, 3:8 रेशियो आ गया, 3:8 आ गया। कोई भी जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसका रेशियो क्या होगा, याद रखिएगा 3:8। H2O का रेशियो क्या होगा, 1:8। 1 ग्राम, अगर 9 ग्राम आप वाटर लेंगे तो 1 ग्राम हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, अगर आप 11 ग्राम क्या लेंगे, CO2 लेंगे तो 3 ग्राम कार्बन, 8 ग्राम क्या होगा आपका, ऑक्सीजन होगा। ठीक है, इसको छाप लीजिए जल्दी से। इसका कुछ क्वेश्चन अब हम लोग करेंगे, छापिए इसको।
छाप लिए थे? नहीं छापे थे तो बैक जाकर छापिए। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए एक मान लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन ले लीजिए। एक हम लोग सैंपल ले लिए, क्या चीज का सैंपल लिए? CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग एक सैंपल ले लिए, ठीक है। ठीक है, एक सैंपल ले लिए। मान लेते हैं उस सैंपल में कार्बन का मास दे रखा है आपको 36 ग्राम। क्या दे रखा है? 36 ग्राम। पूछा है ऑक्सीजन का मास क्या होगा। आपको फाइंड करना है मास ऑफ ऑक्सीजन। कैसे फाइंड कीजिएगा बताइए। बस इतना क्वेश्चन, एक सैंपल CO2 का दे दिया गया जिसमें 36 ग्राम कार्बन है, तो ऑक्सीजन कितना होगा। ओलंपियाड में भी पूछ लिया था, ठीक है, हर जगह ये पूछा जाता है। चलिए मान लेते हैं, लेट द मास ऑफ ऑक्सीजन को x मान लेते हैं। ऑक्सीजन का मास मान लिए x ग्राम है, कुछ भी मान लीजिए, आपका मन है y ग्राम मानने का y मान लीजिए, z मानने का मन है z ले लीजिए, z ले लीजिए, जो मन है वो ले लीजिए। मान लिए हम लोग x ग्राम मान लिए ऑक्सीजन का मास। चलिए आपको एक चीज पता है, कार्बन बाई ऑक्सीजन क्या है? कार्बन बाई ऑक्सीजन। तो यहाँ पर कार्बन का मास कितना दे रखा है? 36 ग्राम। ऑक्सीजन का कितना है? पता नहीं, x मान लिए हम लोग, x मान लिए, ठीक है। अब बताइए इसमें कार्बन कितना है? 2 ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट है। कार्बन का मास कितना होता है बताइए। कार्बन का मास कितना होता है बताइए। अभी मैं आपको बता रहा था 12 ग्राम, ठीक है। तो कार्बन का मास कितना होगा? रुक जाइए लिख देता हूं इस कलर से। कार्बन 12 ग्राम, ठीक है। उसके बाद और क्या है? ऑक्सीजन 16 ग्राम, अभी बताया था ना आपको, ठीक है। ये इसको याद रखिएगा। तो कार्बन का मास कितना है? 12 ग्राम। अब ऑक्सीजन कितना है? 2 है। तो एक ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम, तो 2 का क्या होगा? 16 × 2। समझ में आया कैसे लिखा है? बाई 36/x। एक कार्बन का मास 12 ग्राम, तो 12 लिख दिए। यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन, तो 16 × 2। समझ में आ गया। अब x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो मास ऑफ ऑक्सीजन आपको मिल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा? 12 × x = 16 × 2 × 36। x का वैल्यू निकालने आता होगा, क्या करते हैं, एक हम उल्टा साइड से लेते हैं, उसके बाद बगल वाले साइड का अगर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, अगर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में। इतना रूल आपको आता होगा मैथ का, ठीक है। चलिए क्या होगा? 12 3 जा 36। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 2 जा 6, 16 16 जा क्या होगा? 96, ठीक है। कितना आ गया? 96 ग्राम आ गया। हो गया x का वैल्यू, ठीक है। आ गया, बनाने आ गया, थोड़ा बहुत बनाने आ गया, आई होप आ गया होगा, ठीक है। एक सैंपल सीधा दे दिया गया आपको CO2 का, जिसमें कार्बन का वेट पता है 36 ग्राम, तो ऑक्सीजन का निकल जाएगा इजिली, ऐसे निकलेगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करवा के हम आपको ये प्रूव करते हैं कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन सही है, ठीक है। मतलब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या कंजर्वेशन ऑफ मास सही है। एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। ये मजेदार क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी लगाना होगा, मिक्स करके देते हैं, ठीक है। ये भी आपके बुक में दे रखा होगा, क्वेश्चन जरूर होगा, बुक का ही क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, ठीक है। NCERT में भी होगा, शायद NCERT में भी दे रखा है, ठीक है। NCERT में देखा नहीं अच्छे से, बट देता हूँ। कॉपर ऑक्साइड वॉज प्रिपेयर्ड बाय 2 डिफरेंट मेथड। क्या है क्वेश्चन? कॉपर ऑक्साइड वॉज प्रिपेयर्ड बाय 2 डिफरेंट मेथड। जो आपका कॉपर ऑक्साइड होता है वो 2 अलग अलग मेथड से तैयार होता है, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेथड 1 के बारे में। क्या है मेथड 1? 1.75 ग्राम ऑफ मेटल। क्या है? 1.75 ग्राम ऑफ मेटल। अगर मान लीजिए 1.75 ग्राम मेटल को आप रिएक्शन में करवाए, गेव 2.19 ग्राम ऑफ ऑक्साइड। वो क्या देता है? गेव 2.19 ग्राम ऑफ ऑक्साइड। एक मिनट रुक जाइए,
copper oxide was prepared by two different method. One method was 1.75 ग्राम of metal give 2.19 ग्राम of oxide. ठीक है, चलिए सही है। फिर है आपका मेथड टू। मेथड टू क्या है देखिए, 1.14 ग्राम ऑफ मेटल, क्या है 1.14 ग्राम ऑफ मेटल, वो क्या देता है देखिए, गिव, एक मिनट रुक जाइए, 1.43 ग्राम ऑफ, एक मिनट रुकिए, 1.43 ग्राम ऑफ ऑक्साइड। चलिए सही है क्वेश्चन, 1.43 ग्राम ऑफ ऑक्साइड। सो डेट द गिवन डाटा इलस्ट्रेट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, क्या है, सो डेट द गिवन डेटा इलस्ट्रेट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। आपको ये बताना है कि ये जो डेटा है वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन को प्रूव करता है। चलिए इसको बनाइए, हम आपको नहीं बताएंगे, ठीक है। 2-3 मिनट ट्राई कीजिए, आराम से टाइम मिलेगा आपको प्रॉपर। तब तक मैं अपना पसीना साफ कर लूं, बड़ी गर्मी है भाई। चलिए बताता हूं, बन गया, आ गया, प्रूफ हो गया या नहीं, 4:1 आया, नहीं आया, नहीं आया तो गड़बड़ है, फिर से बनाइए, 4:1 आएगा, आंसर भी बता दिया। चलिए सबसे पहले केस 1 पढ़िए, केस 1, कॉपर ऑक्साइड वाज प्रिपेयर्ड बाय टू डिफरेंट मेथड, 1.75 ग्राम ऑफ मेटल, क्या है वो मेटल, क्या होगा आपको सोचना है। कंपाउंड आपको दे रखा है, क्या चीज कंपाउंड दे रखा है, कॉपर ऑक्साइड, क्या दे रखा है, कॉपर ऑक्साइड, दैट मीन्स CuO दे रखा है आपको, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड छोड़िए ना, इसका फॉर्मूला क्यों लिखिएगा, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड सिर्फ लिखिए, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे। कंपाउंड दे रखा है कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड वाज प्रिपेयर्ड बाय टू डिफरेंट मेथड, प्रोडक्ट क्या है कॉपर ऑक्साइड। मेथड 1 1.75 ग्राम ऑफ मेटल, तो कॉपर ऑक्साइड कॉपर मेटल से ही मिलेगा, तो वो मेटल कितना है 1.75 ग्राम ऑफ मेटल, गिव 2.19 ग्राम ऑफ ऑक्साइड, 2.19 ग्राम ऑफ ऑक्साइड, वो ऑक्साइड क्या चीज का होगा, कॉपर का होगा, तो कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। और ऑक्सीजन का अमाउंट आपको नहीं दे रखा है, ऑक्सीजन का अमाउंट गायब है। तो आप पढ़े हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, क्या पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं बताइए। सबसे पहले इसमें मास ऑफ रिएक्टेंट को निकालिए, क्या होगा 1.75 प्लस x इक्वल टू उतना, क्या होता है मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में पढ़े थे ना, मास ऑफ प्रोडक्ट। चलिए मास ऑफ रिएक्टेंट कीजिए तो क्या आएगा 1.75 ग्राम प्लस, यहां पर ऑक्सीजन का मास नहीं पता है तो मान लेते हैं लेट द मास ऑफ ऑक्सीजन बी x, ऑक्सीजन का मास को हम लोग x मान लिए, तो मान लेते हैं x हो गया, ठीक है, इक्वल टू क्या आया 2.19 ग्राम, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2.19 ग्राम माइनस 1.75 ग्राम, ठीक है। दोनों को घटाइए, क्या आता है देखिए, तो घटाकर 0.44, क्या आएगा 0.44 ग्राम, कितना आएगा 0.44 ग्राम, घटाकर चेक कर लीजिए, घटा उठाओ आता है ना, 2.19 ग्राम माइनस 1.75 क्या आएगा 4, ठीक है, 0.44 ग्राम आ गया। समझ में आया सभी लोगों को, आ गया ना समझ में। चलिए बोला है आपको क्या शो करना है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन में, पहले इतना छाप लीजिए, छाप लिए, ऊपर थोड़ा मैं रब कर देता हूं, ठीक है, ऊपर में थोड़ा सा रब कर दिया इतना। तो आपको कांस्टेंट प्रोपोर्शन के लिए दोनों का क्या निकालना होगा, रेशियो निकालना पड़ेगा। तो रेशियो किसका किसका निकलेगा, कॉपर बाय ऑक्सीजन का रेशियो निकलेगा, मास ऑफ कॉपर बाय क्या, किसका रेशियो निकालना होगा आपको, मास ऑफ ऑक्सीजन। चलिए मास ऑफ कॉपर खोजिए तो क्या लिखा हुआ है आपका 1.75 ग्राम, ठीक है,
और मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है देखिए तो, ढूंढिए तो कितना आया है मास ऑफ ऑक्सीजन, एक्स का वैल्यू 0.44 ग्राम, ठीक है 0.44 ग्राम, और ऊपर में है 1.75। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो वो कटेगा 3.98 टाइम में। कितना? 3.98 टाइम। कैसे कटेगा देखिए, ये अप्रोक्स मान लेते हैं, इसको आप 50 मान लीजिए तो इसको मान लीजिए आप 2, ठीक है 0.50 इसको मानिए, इसको 2 मानिए, तो अप्रोक्स इतना आ जाएगा, ठीक है 3.98 के बराबर। और 50 मानते इसको 0.50 और इसको मानते 2 तो 4 टाइम्स में कट जाता है, समझ में आता है, ठीक है। तो क्या आया 3.98 आया, मतलब आप इसको कह सकते हो 4/1 आ गया, मतलब 4:1। थोड़ा सा नियरेस्ट ले सकते हो, 3.98 को आप 4 मान सकते हो, ठीक है, केमिस्ट्री में मानना पड़ेगा आपको। चलिए ये हुआ आपका केस 1, केस 1 खत्म हो गया। चलिए अब आते हैं हम लोग केस 2 पर, ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं अब हम लोग मेथड नंबर 2, ठीक है। देखिए मेथड नंबर 2, 1.14 ग्राम ऑफ मेटल, क्या है आपका मतलब क्या है, कॉपर। कॉपर कितना दे रखा है आपका, दो अलग अलग रिएक्शन में 1.44 ग्राम, ठीक है। ऑक्सीजन का नंबर, ऑक्सीजन का मास सॉरी यहाँ भी नहीं पता है तो मान लीजिए x ग्राम, ठीक है x ग्राम मान लिए। और जो कॉपर ऑक्साइड बनेगा कितना दे रखा है, सेकेंड रिएक्शन में पढ़िए तो कॉपर ऑक्साइड दे रखा है 1.14 ग्राम ऑफ मेटल, 1.14 ग्राम ऑफ मेटल, कॉपर ऑक्साइड कितना है 1.43 ग्राम, यही है ना क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब इसको मैं रब कर देता हूं क्वेश्चन को। फिर अगेन मास ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या किए, x मान लिए, ठीक है। चलिए आपको क्या पता है, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए रिएक्टेंट का मास कैलकुलेट कीजिए, क्या आएगा 1.44 प्लस x इक्वल टू 1.43, x का वैल्यू निकालिए 1.44 माइनस 1.43, ठीक है वही है ना 1.4, कुछ गड़बड़ हो गया, एक मिनट रुक जाइए, क्वेश्चन पहले देखने दीजिए। क्या था, कॉपर का मास कितना था 1.14 था, गड़बड़ हो गया 1.14 ग्राम, और कॉपर ऑक्साइड का मास रहा होगा 1.43 ग्राम, ठीक है 1.14 था। चलिए अब क्या है, वही तो मैं सोच रहा आएगा ही नहीं, ठीक है 1.43 ग्राम। अब x का वैल्यू निकालिए 1.43 माइनस 1.14 ग्राम, ठीक है। अगर पहले में क्वेश्चन में अगर 1.14 नहीं लिखा था मास ऑफ कॉपर तो उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर पहले वाला क्वेश्चन रहता तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1.14 डाल लीजिए। अब x का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, क्या आएगा x का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए तो 1.43 माइनस 1.14 क्या आएगा 92, क्या आएगा 0.29, 0.29 ग्राम आएगा किसका मास, ऑक्सीजन का मास। चलिए अब कॉपर बाई ऑक्सीजन का मास का रेशियो निकालिए, कॉपर कितना है, कॉपर का मास कितना है बताइए 1.14 ग्राम, ऑक्सीजन का कितना आया, x का वैल्यू कितना आ गया 0.29 ग्राम। दोनों को काट दीजिएगा तो ये 4 टाइम में कटेगा अप्रोक्स, तो क्या रेशियो आ गया 4:2। ध्यान से देखिएगा, इसको अगर एग्जैक्ट काटिएगा तो क्या आएगा 3.93, जो कि 4 के करीब में होगा, तो इसलिए हम 4:1 रेशियो लिख दिए, ठीक है। अब आपको समझ में ये आ रहा होगा कि केस 1 में क्या हुआ, केस 1 में क्या हुआ, उसका जो रेशियो आया था, रेशियो क्या था, केस 1 में रेशियो था 4:1, और ये जो आपका मेथड 2 था, मेथड 2 केस 2 उसमें क्या हुआ, उसमें भी रेशियो आ गया 4:1। मतलब ये रिएक्शन, मतलब एक रिएक्शन दूसरे जगह हुआ पहला वाला और ये दूसरे जगह हुआ, दोनों रिएक्शन को जब हम मैच करा कर देखें तो दोनों का क्या था, प्रोपोर्शन कांस्टेंट था। दो रिएक्शन अलग जगह होगा फिर भी उसका प्रोपोर्शन क्या रहेगा, कांस्टेंट, इसीलिए हम इसको बोल दिए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये क्या था आपका एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। चलिए यहीं पर आज के इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।